अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि एक तो बलूचिस्तान में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कल जो कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश हमला हुआ, और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान की उमूमी सियासी और समाजी सूरत हाल है, उसके हवाले से आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आप को तफसीलात फराहम करें, अपना तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल सुबह 8:30 बजे कोयटा के जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मुसाफिर इंतज़ार कर रहे थे जाफ़र एक्सप्रेस का, जिसने 9 बजे रवाना होना था। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर आया। उसके पास 10 किलो से ज़्यादा एक बैग में बारूदी मवाद था और उसने जो है वो धमाके से उड़ा दिया। उसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 31 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, सीरियस कंडीशन में अभी तक, इसलिए हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और निशाना कौन थे? निशाना थे वो फ़ौजी जो जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए अपने घरों को वापस जा रहे थे। मुख्तलिफ रेजिमेंट से उनका ताल्लुक था, सिंध रेजिमेंट से, गालबन पंजाब रेजिमेंट से, तो वो वहाँ वापस जा रहे थे। तो उनको अटैक किया गया, उनको निशाना बनाया गया और काफ़ी अर्से के बाद ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बड़ा हमला था। इससे पहले एफसी के जो एफसी के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जगह हैं, जैसे आखिरी बेला में जो कैंप था उस पर अटैक हुआ था, वो खुदकुश हमला भी था। और उसमें उसके अलावा उन्होंने जो है वो उनके जो दहशतगर्द हैं वो इंटर हुए अंदर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके नतीजे में जानें जो हैं वो गई। तो ये एक बड़ा हमला रेलवे स्टेशन पे हुआ, निस्बतन सॉफ्ट टारगेट जो है वो चुना गया और ये हमला हुआ। बलूचिस्तान की हुकूमत ने फिर दावा किया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। 2 दिन पहले ही ये इतलात थी कि ये इतलात आई थी, ये खबरें आई थी कि जिन लोगों ने ये बलूचिस्तान के जो है जो मूसा खेल और ये जो ज़ूब है, यहाँ पर जो हमला किया था, गाड़ियों से निकाल के लोगों को मारा था, तो उसके अंदर मुलव्वस जो है वो 2 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। उसके बाद फिर ये कल वाक़या हो गया। बीएलए ने ज़िम्मेदारी कबूल की और बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड है, जो कि खुदकुश ब्रिगेड समझा जाता है, जिसके लोग खुदकुश हमले करते हैं, तो ये उसने ये ज़िम्मेदारी कबूल की और उसने कहा कि हमने ये कार्रवाई किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में जो अमन अमान की सूरत है, उसी दिन कल ही जो है वो हरनाई के जो एसपी हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ। उसमें वो खुद तो महफूज रहे, उनका जो बॉडीगार्ड था पुलिस वाला वो ज़ख्मी हो गया और वहाँ पर कोयले के 3 ट्रक जो हैं उनको जलाया गया। तो ये इस तरह के वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं, जिसके नतीजे में जो अमन अमान की सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी मखदूश है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले गर्ल्स स्कूल के बाहर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, उसकी लपेट में स्कूल की नौजवान बच्चियां भी आई थी और जो है वो बहुत सी जो तालिबात थी वो अपनी जानों से गई, शहीद हो गई उस हमले के अंदर। तो ये तवातुर के साथ इस तरह के मामला हो रहे हैं और ऐसा नज़र आता है कि सूबाई हुकूमत जो है वो बढ़ के मार रही है। सूबाई हुकूमत जो है वो दावे बहुत कर रही है, लेकिन जो सरगर्मियाँ हैं उनको रोकने में कामयाब नज़र नहीं आ रही है। बस अगर ये प्रॉपर वॉक थ्रू गेट होता, प्रॉपर सिक्योरिटी होती रेलवे स्टेशन की, तो उसको वहाँ रोका जा सकता था, वो प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँच सकता था। और ये पाकिस्तान में सारे रेलवे स्टेशनों की गालबन ज़्यादातर यही सूरत हाल है। वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं करते प्रॉपर तरीके से। लोग जैसे चाहें वो बगैर सामान के चेक हुए जो है वो अंदर चले जाते हैं। स्कैनर लगे हुए थे सामान के लिए, रेलवे स्टेशन पर लगाए गए थे, वो भी ख़राब हो गए हैं, वो भी अब नहीं है। यही हाल लारी अड्डों का। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं जिनको ये जो इस तरह के दहशत गर्द हैं वो फिर चुनते हैं और फिर आम लोगों को भी निशाना बनाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को भी निशाना बनाते हैं। तो ये एक तो बड़ा अफसोसनाक ये हमला है और जो कि हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछली हुकूमत थी या ये हुकूमत है, तो एक तवातुर के साथ हमें नज़र आता है कि जो दहशत गर्दी की वारदातें हैं, जो कि अमन अमान की सूरत हाल है, वो मखदूश होती जा रही है, वो ख़राब होती जा रही है। और ये वो पहले कुछ इजला होते थे, अब ये सिलसिला फैल रहा है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। ये ऐसा नज़र आता है कि जैसे रीग्रुप होने का
इनको मौका मिल गया। कुछ इशारे ये भी मिलते हैं कि शायद टीटीपी के साथ भी अब जो है वो इंगेज कर रहे हैं, उनके साथ भी इनका एक जो है वो ताउन है, जिसके नतीजे में इनको हथियार ये वो सारा जो मामला है वो हो रहा है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान के हवाले से। तो अब ये दबाव बढ़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले के ऊपर भी कि वो ऑपरेशंस करें, उसके अंदर तेज़ी लाएं और फिर जो है इन अनासर को जो है वो डील करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आती है। एक तरफ BLSR उठाती है, ये आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, जो कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी अपने अपने रीजन्स के अंदर, अपने अपने जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहाँ पे, उनकी गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ रही है और उनको बड़े चैलेंज का सामना है। एक चैलेंज तो उनको ये मुसल्लह ग्रुप है जो कॉम्प्रेस एक्सट्रीम जो है वो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, नैरो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, जो उनमें से कुछ आज़ादी की बात करते हैं, एक तो वो हैं, और नौजवान जो हैं उनकी वो उधर भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर मारंग बलोच हैं और दीगर जो मकामी सतह की समाजी सियासी तहरीकें हैं, वो भी एक चैलेंज हैं कॉम्प्रेस जमातों के लिए, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो खिसका दी है कॉम्प्रेस जमातों के नीचे से। मसलन नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में, जो बलोच बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल पार्टी जो है डॉक्टर मालिक बलोच आजकल उसके सदर हैं, उससे पहले हासिल बजिंजो होते थे। गौस बजिंजो साहब की ये जमात है नेशनल पार्टी, और जो कि बहुत कदावर शख्सियत थे, बहुत बड़ा नाम थे। अमूमन ज़्यादातर वो पाकिस्तान की जो बाएं बाजू की तहरीक थी उसके साथ वो जुड़े रहे, और हमेशा पंजाब से लोग उनके साथ रहे जो कि मार्क्सिस्ट थे, लेफ़्ट के लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे। तो नेशनल पार्टी जो है वो भी कमज़ोर हुई है, जो BNP मैंगल है वो भी वीक हुई है, कमज़ोर हुई है। तो एक तो कॉम्प्रेस जमातें जो हैं उनकी ये कैफियत है। दूसरी तरफ जो सरदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उनको सपोर्ट करती है सरदारों को, और इस इलेक्शन में बड़ी तादाद में सरदार जो हैं, मुख्तलिफ कबायली सरदार जो हैं वो जीत के मुंतखब हुए हैं और वो सामने आए हैं। अब मसला ये है कि जो कबायली सरदार हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीत तो जाते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है मिडिल क्लास के, और मिडिल क्लास की जो लेयर्स है, एजुकेटेड यूथ है, उनका उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो यहाँ पहले रवायती तौर पर BSO में जाया करते थे, BSO से फिर बलूचिस्तान मुख्तलिफ जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, BNM होती थी, कभी बुकी साहब की पार्टी थी, इधर अख्तर मैंगल साहब थे, उससे पहले ताउला मैंगल थे, खैर बख्श मरी थे। तो इनके गिर्द जो है ये नौजवान जो हैं वो जमा होते थे। ये जो मकरान डिवीज़न है यहाँ, क्योंकि उस तरह से कबायली निज़ाम उस तरह से मजबूत नहीं है और बड़े बड़े कबायली सरदार उस तरह नहीं है, तो यहाँ पर मिडिल क्लास के जो सियासी कारकुन हैं वो हमेशा उभर के सामने आया करते थे कॉम्प्रेस जमातों के ज़रिए। MNS भी बनते रहे, सेनेटर्स भी बनते रहे। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच मरहूम जो है उनमें से एक बड़ा नाम है, अयूब जतक साहब होते थे, और भी लोग थे। तो अब ये जो नौजवान हैं ये अब इन जमातों की तरफ इंक्लाइन नहीं है, ये इन जमातों की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि जो पढ़े लिखे बलोच नौजवान हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो जो नई कुव्वतें उभरी हैं, जिसमें हक दो ग्वादर तहरीक है उसका हिस्सा हैं। इसी तरह जो बलोच यकजहती कमेटी है, डॉक्टर मारंग बलोच, उनके साथ नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, लड़के भी लड़कियां भी, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है उनके साथ। तो उसके नतीजे में जो स्पेस है वो कम हुई है कॉम्प्रेस जमातों के लिए। तीसरी तरफ जो है वो मजहबी, ज़ाहिर मजहबी जमातों में सबसे नुमायाँ या सबसे मजबूत जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है, और जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है जो कि दोनों तरफ है, वो बलोच बेल्ट में भी है, वो पश्तून बेल्ट में भी है, उसका इन्फ्लुएंस है। तो ओवरऑल अगर हम बलूचिस्तान की जो सारी सूरत हाल है उसको देखें तो एक बहरानी कैफियत से हमें दो चार नज़र आती है बलूचिस्तान की जो सियासत है, और जो मामलात हैं, जिन लोगों को जितवा के लाया गया है, जो बड़े सरदार हैं, जो हैं वो पीपल्स पार्टी में भी हैं, वो नून लीग में भी हैं, तो वो उनकी कोई ग्रिप नहीं है मामलात के ऊपर। जाहिर है बलूचिस्तान में जो मामलात हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में हैं, उनकी जो क़यादत है उनके हाथ में है। FC डिप्लॉयड है, जहाँ पे पुलिस है वहाँ पुलिस है, फ़ौज भी जो है वो डिप्लॉयड है, वो भी मौजूद है, लेकिन ज़्यादा FC जो है वो कार्रवाइयाँ करती है और फिर FC के ऊपर जो है वो अटैक्स होते हैं। तो जो सियासी सूरत हाल है
वो माजी के मुकाबले में इस वक्त मुख्तलिफ नौयत की नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको वीक किया, लेकिन अब वो पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में भी वीक हो रही हैं। और जो नौजवान हैं, जो नई जो नस्ल परवान चढ़ रही है, जिसको जनरेशन जेड भी आप कह सकते हैं, जो कि 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 18 साल के नौजवान हैं, उनका उस तरफ रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। तो होना तो ये चाहिए है कि रियासत ये जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, इनको स्पेस दे ताकि ये सियासी काम कर सकें। लेकिन वो फिर उनके ऊपर मिलिटेंट्स के अटैक भी होते हैं, ये भी एक इशू है। मिलिटेंट्स भी उनको टारगेट करते हैं और वो ये इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये गद्दार हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। और ये जो BLA है और इस तरह की जो कालादम तंजीमें हैं, बलोच आर्म ग्रुप्स जो मसल्ह ग्रुप्स हैं, वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। और रियासत भी इनको उस तरह से जो है वो एम्ब्रेस नहीं कर रही है। अख्तर मैंगल जो है उन्होंने इजाज़त नसीफ़ा दिया, अभी तक तो कबूल नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली में नहीं रहना चाहता, मैं उसका मेंबर नहीं रहना चाहता। और उनको ये लगता है कि एक तरफ रियासत के साथ मामला वो नहीं है, तो दूसरी तरफ नीचे से जो ग्राउंड है वो खाली होती जा रही है। और जो है वो जो नए नौजवान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आ रहे हैं, उनका रुझान इस तरफ नहीं है। तो ये एक मामला है जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में है। अगले अरसे में क्या होता है, एक तो यकीनी बात यह है कि बलूचिस्तान में जो अपनी सियासी अमल है, जो इंडिजिनस पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसको परवान चढ़ने देना चाहिए। उसके नतीजे में जो क़यादत आएगी वो लोगों की नुमाइंदा क़यादत होगी, वो ऊपर से मुसल्लत नहीं होगी। उनको लोगों को पता होगा कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, उनको भी पता होगा लोगों के मसाइल क्या हैं, उनके दुख दर्द क्या है, उनके मसले क्या हैं। बेरोज़गारी बड़ा मसला है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां नहीं है, एक बड़ा इशू है ये बलूचिस्तान में। दूसरा, अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तीसरा, अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है। तो ये इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। गुर्बत है, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अगर करप्शन बहुत है बलूचिस्तान में, पैसे बहुत बढ़ गए हैं बलूचिस्तान के लिए, लेकिन करप्शन भी उतनी बढ़ गई है। और मुख्तलिफ ज़िले हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनिस्टर्स हैं और वो सारी व्हीलिंग डीलिंग करते हैं ये सारे मामलात की। तो ये सारे मामलात ख़त्म होने चाहिए। जो है वो एक बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी जो है वो आना चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल जो है वो सामने आना चाहिए। इस तरह मिसिंग पर्सनस के इशू हैं, दूसरे इशूज़ हैं, इनको भी एड्रेस होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी बेहतर होनी चाहिए। तो ये जो मामलात हैं, नौजवानों की जो नब्ज़ है, इस पर हाथ रखने की ज़रूरत है। नौजवानों के मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है, वरना ये हालात जो हैं मज़ीद भी जो है वो गड़बड़ का शिकार हो सकते हैं। अब तक के लिए इतने, बहुत शुक्रिया।